अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज हमने थर्ड चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है कि विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर कैटलाइज्ड बाय सर्टेन एंजाइम्स। कि एंजाइम्स से कंट्रोल्ड होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके रेट पे कुछ फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं तो अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होंगे। तो अमीनो एसिड ही उनकी केमिकल कंपोजिशन का फॉर्मेट होंगे। तो एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है एक तो उन्हीं केमिकल कंपोजिशन की वजह से है और दूसरा उनकी कॉन्फ़िगरेशन यानी उनकी शेप कैसी है, किस लेवल की हैं। ये आपको पता था जितने भी एंजाइम्स हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर हैं यानी टर्शरी स्ट्रक्चर है उनमें, तो ख़ास शेप भी होगी। तो किसी भी एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन इज़ देयर केमिकल कंपोजिशन एंड अदर वन इज़ देयर कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंडली, अगर कोई भी फैक्टर केमिस्ट्री को यानी एंजाइम की केमिकल कंपोजिशन को और उसकी शेप को मुतासिर करता है तो इसका मतलब वो रेट ऑफ कैटलाइसिस को भी मुतासिर कर रहा है। अगर किसी भी एंजाइम की शक्ल सूरत चेंज हो जाती है तो वो अपनी कैटलाइसिस के लिए मौजू नहीं रहता। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं या कुछ हद तक बढ़ा भी रहे हैं। तो उसमें फ़र्स्ट वन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, सेकेंड इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, थर्ड वन इज़ टेम्परेचर एंड द लास्ट वन इज़ pH ऑफ द मीडियम, यानी उसकी अल्कनिनिटी, उसकी एसिडिटी मीडियम की किस तरह से अफेक्ट करेगी एंजाइम के एक्शन को। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एंजाइम की मिकदार किस तरह से मुतासिर कर रही है, पहले तो हम देखते हैं बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन है क्या जिसमें एक तरफ रिएक्टेंट है और एक तरफ जो प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। ये तो है सिंपल केमिकल रिएक्शन। अब एरो जो आप डालोगे उसके ऊपर अगर एंजाइम है कोई तो वो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड बढ़ा रहा है, जल्दी से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं इस चैप्टर में हमने उनको सबस्ट्रेट कह के बोलना है, यानी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। तो एंजाइम की अगर मिकदार बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो इससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, मुतासिर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एंजाइम जो उस वक्त मौजूद होंगे उन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। हाँ, शर्त यह है कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहे, अनलिमिटेड रहे। यानी अगर आपके पास बेतहाशा सबस्ट्रेट हैं जिन्होंने किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में, यानी आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो आपके दिमाग में आएगा कि प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो जल्दी होगा। यानी ज़्यादा स्पीड से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो सबस्ट्रेट की अगर जो कंसंट्रेशन है वो अनलिमिटेड है। अब हम आते हैं एंजाइम पे। अब एंजाइम ने किसको अपने साथ अटैच करना है, सबस्ट्रेट के साथ। अब अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फ़र्ज़ किया हमारे पास 10 सबस्ट्रेट हैं, ओके, और एंजाइम हमारे पास इस वक्त 5 हैं। तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ज़ाहिर सी बात है 5 एंजाइम सफिशेंट हैं 5 सबस्ट्रेट को अपने साथ मिलाने के। अब अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, यानी 6, 7, 8 कर दें, 9 कर दें, 10 कर दें, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होने पड़ जाएंगे, प्रोडक्ट में। लेकिन 10 तक आने के बाद जो है वो रिएक्शन की स्पीड मज़ीद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट अगर 10 हैं और एंजाइम हम कितने यूज़ कर रहे हैं, 12, तो ऊपर वाले जो 2 हैं वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट से अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जाएँ तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, स्पीड तेज़ होती जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मज़ीद जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इसमें भी यही है कि अगर आप एंजाइम की अमाउंट बढ़ा देते हो तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम जब आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब एक्टिव साइट भी बढ़ रही हैं,
हर एक एंजाइम पे एक एक्टिव साइट है, जितना एंजाइम होंगे उतनी एक्टिव साइट्स होंगी। एक्टिव साइट्स क्यों ज़रूरी हैं? सबस्ट्रेट को अपने ऊपर बिठाने के लिए, सबस्ट्रेट को अपने ऊपर बॉन्डिंग कराने के लिए। तो जितना ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी उतना ही हमारे पास सबस्ट्रेट अटैच्ड होंगे और उतना ही क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन एक लिमिटेड कंसंट्रेशन तक। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद बढ़ेगा नहीं। सेकेंड हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसका भी वही है कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन आप क्या रख देते हो? कांस्टेंट, यानी एंजाइम आपके पास कांस्टेंट है। फ़र्ज़ किया एंजाइम आपके पास अब 10 हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड नहीं है, यानी आप 5 से स्टार्ट करते हो, 5 आपके पास सबस्ट्रेट हैं, 10 एंजाइम पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जितने सबस्ट्रेट हैं उतना ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए 5, 10 का फिगर यूज़ करा रही हूँ। तो जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन भी तेज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन फिर एक हद आ गई, जब आप सबस्ट्रेट 10 कर देते हो तो एंजाइम हमारे पास पहले कितने हैं? 10 ही हैं। तो वो 10 एंजाइम, अब इधर से सबस्ट्रेट भी कितने हो गए? 10, तमाम एक्टिव साइट फुल हो गई। अब अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा भी रहे हो 11, 12, तो रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि हमारे पास दो जो हैं वो कंसंट्रेशन, हमारे पास दो मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एट कंसंट्रेशन ए एंड बी, दो कंसंट्रेशन है। पहले ए कंसंट्रेशन है, फिर हमारे पास कौन सी कंसंट्रेशन है? बी। तो जैसे जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। आप देखें बी को देख लें, ये हमारे पास कम कंसंट्रेशन है, फिर ए की हमारे पास क्या है? ज़्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन एक हद तक हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ा है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो ये शो कर रही है कि हमारे पास मज़ीद रिएक्शन की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ रही। तो एक ख़ास लेवल पे आके ये चीज़ स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर स्टूडेंट क्यों ज़रूरी है? आपने पढ़ा हुआ है जितने भी एंजाइम्स हैं प्रोटीन हैं। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जिसका ख़ास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स हैं, ख़ास पेप्टाइड बॉन्ड हैं प्राइमरी लेवल तक, सेकेंडरी लेवल में उस पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, टर्शियरी लेवल में आते हो तो आपके पास आयनिक बॉन्ड हो जाता है और जनाब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, और उसके अलावा सल्फाइड ब्रिजेस हो सकती हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं। अब अगर आप टेम्परेचर को देखते हो, टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे एक एंजाइम रिएक्ट करेगा। अगर आप उस टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो बढ़ाने से वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? जो एटम हैं अमीनो एसिड्स के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, वो वाइब्रेट होंगे, उनकी वाइब्रेशन से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से अपनी जगह से वो डिसलोकेट हो जाएंगे और इस तरह एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम कहेंगे एंजाइम क्या हो गया? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया हद से भी ज़्यादा तो एंजाइम अपनी केमिकल नेचर छोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। और केमिकल नेचर उसकी क्या है? कैटलाइज करना। तो कैटलाइसिस को छोड़ देगा। एंजाइम डीनेचर्ड होने का मतलब है एंजाइम अपनी वर्किंग जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाएगा। तो इस स्लाइड में भी हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो एंजाइम का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एक हद तक तो बढ़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। एक ख़ास टेम्परेचर की रेंज होगी जिस पे एक एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क शो करेगा। जिस तरह से आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो 37 पे अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, मैक्सिमम कैटलाइसिस करे, उसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जिस तरह हमारा 37 है। हाँ, उससे भी ज़्यादा अगर आप जाते हो उस टेम्परेचर से ज़्यादा तो हीट आएगी और हीट से जो केमिकल रिएक्शन एक हद तक तो एक्सेलरेट होगा। मज़ीद अगर आप हीट बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एटम्स के दरमियान कोलाइन के चांसेस ज़्यादा होंगे और कोलाइन से क्या होगा? एटम्स की वाइब्रेशंस होंगी और वाइब्रेशन से वो एटम जो पूरा एंजाइम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो डिसलोकेट हो जाएंगे और पूरा का पूरा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है वो लॉस्ट हो जाएगा और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में स्टूडेंट आप बड़ा इजीली देख सकते हो, जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हमारे पास टेम्परेचर की रेंज है और ये 10 डिग्री हम बढ़ा रहे हैं, 10, 20, 30, 37 से साथ आप 40 लगा लें, फिर 50 एंड 60, यानी हर 10 डिग्री का इसमें क्या है? वक्फा है। जबकि जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग आप रिएक्शन का रेट बढ़ा रहे हो। तो आप देख रहे हो जितना
हर 10 सेंटीग्रेड के पीछे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो रहा है। ये आपकी बॉडी का फिगर है। तो 37 जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहे हैं। 37 से बियॉन्ड आप जाते हो, आगे जाते हो 40, 50, 60 पे, तो बजाय रिएक्शन रेट ऊपर जाने के ये हमारे पास लाइन नीचे आ रही है। नीचे का मतलब है बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डीनेचर हो रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन बजाय बढ़ने के उल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर की डायग्राम थी। ये भी यही बता रही है कि कोल्ड टू वार्म अगर हम टेम्परेचर जाती हैं तो किस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्रोल होती हैं बॉडी की। अब फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू में हम देख सकते हैं जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक ख़ास रेंज पे काम करते हैं, बड़ी नैरो सी रेंज है, यानी हम लिमिट कह सकते हैं कि ख़ास पीएच की लिमिट पे वर्क करेंगे। और ऐसी पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम कैटालाइसिस जो करे वो ऑप्टिमम पीएच होगी। अगर पीएच में थोड़ी सी भी आप तब्दीली करते हो, पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, यानी आयंस की कंसंट्रेशन, आयोनाइज होना किसी चीज़ का। तो अगर पीएच में तब्दीली आ गई तो जो एंजाइम्स के अंदर अमीनो एसिड हैं, यानी एंजाइम प्रोटीन पर मुश्तमिल है, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड उस पीएच, बदली हुई पीएच पे क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। अब पूरी की पूरे एंजाइम की हम नहीं बात कर रहे, हम एंजाइम के ऊपर मौजूद एक्टिव साइट्स की बात कर रहे हैं कि एंजाइम पे एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में ख़ास अमीनो एसिड हैं। अगर आप पीएच चेंज करते हो तो वो अमीनो एसिड आयोनाइज हो जाएंगे, आयंस बना देंगे। और जब आयोनाइजेशन होती है तो उधर से सबस्ट्रेट की भी आयोनाइजेशन होगी, उस पर भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। और अगर चेंज कंडीशन रही तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है या तो वो थोड़ी देर के लिए रिटार्ट होगी, कम होगी, या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। ये तो था स्लो चेंज, स्लाइड चेंज। तो आपसे पूछा जा सकता है पीएच में हल्की सी तब्दीली से क्या होगा। यहाँ पे आपने वर्ड डीनेचर नहीं लगाना कि अगर पीएच में स्लाइड सी चेंज आएगी तो अमीनो एसिड आयोनाइज होंगे, सबस्ट्रेट आयोनाइज होगा, टेम्परेरी या परमानेंटली एंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट होगी। अगर आप एक्सट्रीम चेंज ला रहे हो पीएच का, पीएच में बहुत ज़्यादा तब्दीली है, सडन चेंज आई है और बहुत ज़्यादा लेवल की चेंज आई है, तो जो एंजाइम्स के दरमियान बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ये तमाम एंजाइम टूट जाएंगे और पूरा का पूरा एंजाइम अपनी शेप खो देगा, यानी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास बहुत ज़्यादा अहम स्लाइड है जिसमें आपके बॉडी के कुछ जो हैं तकरीबन 8 एंजाइम्स हैं जिनकी दिखाई गई है कि किस पीएच पे वो मैक्सिमम काम कर रहे हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है जिसकी पीएच 2 है, ये हमारे स्टमक में मौजूद है और 2 का मतलब है कम पीएच पे ये काम करता है। वैसे 2 से 3 इसकी रेंज है। सक्रेज ये एक और एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए है, 4.5 है। एंटीरोकाइनेज 5.5, सेलेवरी अमाइलेज 6.8, कैटालेसिस 7.6, काइमोट्रिप्सिन 7 से 8 इसकी रेंज है। पेंक्रियाटिक लाइपेज 9 है और अर्जिनेज 9.7 है। तो आपको स्टूडेंट पता होगा 1 to 6 अगर हम आते हैं तो ये एसिडिटी एस्ट्रिक मीडियम है, 7 पे न्यूट्रल मीडियम है, 8 to 14 ये हमारे पास बेसिक मीडियम है। तो अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से एंजाइम, ऊपर वाले जो 4 एंजाइम हैं वो एस्ट्रिक मीडियम में काम कर रहे हैं और नीचे वाले जो 4 एंजाइम हैं वो बेसिक मीडियम में काम कर रहे हैं। ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है आज के टॉपिक की जिसमें क्या दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप पीएच बढ़ा रहे हो ख़ास हद तक जो है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी है, उसके बाद जो है वो चेंज हो गई है, यानी एंजाइम ने अपनी नेचर खो दी है। तो उम्मीद है आज जिन फैक्टर्स का हमने जिक्र किया है आपको इजीली समझ आ गए होंगे। बाकी आप बुक से रीडिंग करें, याद करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ को बेशक लाइक ना करें, बस आप उसको अपने जहन में रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।